नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। दोस्तों, एनीमिया तब होता है जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक है। और यदि आपके पास कम या फिर असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं हों या आपका हीमोग्लोबिन कम हो या फिर असामान्य हो तो आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एनीमिया के लक्षण जैसे कि थकान तब महसूस होते हैं जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है। महिलाओं, बच्चों और लंबे समय से चल रही बीमारियों से पीड़ित लोगों को एनीमिया आसानी से हो सकता है। और भारत में एनीमिया के हर साल 1 करोड़ मामले होते हैं। एनीमिया के कई प्रकार हो सकते हैं, सबके कारण और इलाज अलग होते हैं। आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया सबसे सामान्य है और इसका उपचार आहार बदलने और आयरन युक्त आहार से किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया को कुछ हद तक सामान्य समझा जाता है, तथापि कुछ प्रकार के जो एनीमिया है उसके कारण जिंदगी भर हेल्थ से संबंधित समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एनीमिया जो है यानी कि खून की कमी, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, एनीमिया के 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया जो है वो एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार होता है, जो कि आमतौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म के कारण खून की अत्यधिक कमी हो रही होती है। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास और बच्चों में बचपन और किशोरावस्था में विकास के लिए आयरन की ज्यादा जरूरत के कारण भी आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। दूसरा प्रकार है दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया रक्त का एक विकार होता है जिस कारण शरीर की हड्डियों की जो मज्जा है वो पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती है और इस कारण से स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि एरिथमिया यानी कि असामान्य रूप से दिल की धड़कन होना, हार्ट के आकार में वृद्धि, हार्ट फेल होना, इन्फेक्शन होना और ब्लीडिंग भी हो सकता है। और यह अचानक या फिर धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ गंभीर हो जाता है जब तक कि इसका इलाज नहीं किया जाता। तीसरा दोस्तों इसका प्रकार होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या फिर रक्त धारा में नहीं होती है। कई बीमारियों और स्थितियों और कारकों के कारण शरीर जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया से कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे कि थकान, दर्द, एरिथमिया, हार्ट के आकार में वृद्धि, दिल की विफलता भी हो सकती है। चौथा दोस्तों प्रकार होता है इसका थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है और जिस कारण शरीर जो है वो कम लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन बनाता है। पांचवा जो इसका प्रकार है दोस्तों वो है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर जो है वो दरांती के आकृति जैसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है और सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं की जो आकृति है वो डिस्क जैसी होती है और जिस कारण वह रक्त वाहिकाओं के जरिए आसानी से उत्तीर्ण होता है। छठा जो प्रकार है दोस्तों वो है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में शरीर जो है वो पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि शरीर में पर्याप्त विटामिन B12 नहीं होता है। जिन लोगों को पर्नीशियस एनीमिया होता है वह शरीर में एक प्रकार के प्रोटीन की कमी के कारण पर्याप्त विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। विटामिन B12 की कमी कई और स्थितियों और कारकों के कारण भी हो सकती है। और दोस्तों सातवां जो इसका प्रकार है वो है फैंकोनाई एनीमिया। दोस्तों एक आनुवंशिक रक्त विकार है ये, जिस कारण से हड्डियों की मज्जा की विफलता हो सकती है। और ये जो फैंकोनाई एनीमिया है ये एप्लास्टिक एनीमिया का ही एक प्रकार है जो कि हड्डियों की मज्जा को नई रक्त कोशिकाएं नहीं बनाने देता है। और फैंकोनाई एनीमिया के कारण हड्डियों की मज्जा कई असामान्य रक्त कोशिकाएं बनाती है और इस कारण ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एनीमिया के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों एनीमिया के लक्षण आपको कुछ एनीमिया के प्रकार पर निर्भर करेंगे। अगर इसके हम कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो उसमें है थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला होना, दिल की धड़कन का असामान्य होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, हाथों और पैरों का ठंडा होना, साथ ही साथ सिर दर्द होना। और शुरुआत में एनीमिया के लक्षण नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनीमिया गंभीर होने लगता है उसके लक्षण भी गंभीर हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि एनीमिया जो है वो क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों एनीमिया के 400 प्रकार होते हैं जिसे कि 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला तो है कि रक्त की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। तो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी
ब्लीडिंग के कारण हो सकती है, जो कि अक्सर धीरे धीरे समय के साथ हो सकता है और नज़रअंदाज हो सकता है। और इस प्रकार का गंभीर ब्लीडिंग कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि जठरांत्र संबंधित समस्याएं, जैसे कि अल्सर, बवासीर, जठरशोथ यानी कि पेट की सूजन और कैंसर। साथ ही साथ जो एनसेड्स होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन, उनका इस्तेमाल करने से भी अल्सर और जठरशोथ हो सकता है। और महिलाओं में मासिक धर्म और प्रसव, खास तौर से तब जब मासिक धर्म में अत्यधिक खून बह रहा हो और कई बार गर्भावस्था हुई हो। दूसरा है जो दोस्तों दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कारण होने वाला एनीमिया। तो इस प्रकार के एनीमिया में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम होता है या रक्त कोशिकाएं ढंग से काम नहीं करती है। विटामिन और खनिज की कमी और असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं के कारण लाल रक्त कोशिकाएं दोषपूर्ण या फिर कम होती है। और इन स्थितियों से संबंधित एनीमिया की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सिकल सेल एनीमिया, आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया, विटामिन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया, हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल्स में समस्या या फिर अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। साथ ही साथ जो एक और है दोस्तों कि हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल्स में अगर समस्याओं की बात करें तो हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल में समस्याओं के कारण शरीर जो है वो पर्याप्त लाल कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर पाता है। हड्डियों की मज्जा में पाए जाने वाले कुछ स्टेम सेल लाल रक्त कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और यदि स्टेम सेल कम या फिर दोषपूर्ण हो या उनकी जगह कैंसर की मेटास्टैटिक कोशिकाएं हो तो एनीमिया हो सकता है। हड्डियों की मज्जा या फिर स्टेम सेल में समस्याओं के कारण होने वाली समस्या या बीमारियों की बात करें तो उनमें है एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और लेड यानी कि सीसे के कारण हड्डियों की मज्जा में पॉइजनिंग या फिर विषाक्तता होना। इसके बाद है दोस्तों हार्मोन की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का कम उत्पादन होना। तो इस समस्या के जो कारण है वो है गुर्दे की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म, लंबे समय से चल रही बीमारियां जैसे कि कैंसर, ल्यूपस, डायबिटीज और रोमेटॉइड आर्थराइटिस और साथ ही साथ बुढ़ापा। और दोस्तों जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनके नष्ट होने से भी जो है कुछ एनीमिया हो सकते हैं। तो जब लाल रक्त कोशिकाएं कमजोर होती है तब वह परिसंचरण प्रणाली का दबाव नहीं सह पाती है और इस कारण वह हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती है और जिस वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया जन्म से भी हो सकता है और कभी कभी हीमोलाइटिक एनीमिया होने का कोई कारण नहीं होता है। और इसके जो हीमोलाइटिक एनीमिया के जो ज्ञात कारण हैं उनकी बात करें तो उसमें है कुछ आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया, इन्फेक्शन, कुछ दवाइयां, सांप या फिर मकड़ी के जहर और कुछ खाद्य पदार्थ, लिवर और गुर्दे की बीमारी के कारण पॉइजनिंग होना या विषाक्तता होना, प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य गतिविधि होना यानी कि नवजात शिशु में हीमोलाइटिक बीमारी जो कि गर्भवती महिला के भ्रूण में होती है, साथ ही साथ वेस्कुलर ग्राफ्ट या फिर हार्ट वाल्व में समस्या होना या फिर ट्यूमर हो, जलने के कारण कोई समस्या हुई हो, रसायनों के संपर्क में आने से कुछ समस्याएं हुई हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर रक्त के थक्कों का कोई विकार हो, साथ ही साथ कुछ दुर्लभ स्थितियों में बड़ा हुआ स्प्लीन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को रोककर उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये कुछ हीमोलाइटिक एनीमिया के कुछ ज्ञात कारण होते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि एनीमिया से बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों एनीमिया के कुछ प्रकारों जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है उससे बचा नहीं जा सकता है। खून की कमी के कारण होने वाले एनीमिया से बचना भी मुश्किल है क्योंकि दुर्घटनाएं और चोटें अप्रत्याशित होती है। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हो जब आप अधिक खून बह रहा हो, जब तक आपको कोई चिकित्सक मदद ना मिले तब तक आपको अपने ब्लीडिंग को रोकने या फिर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अन्य प्रकार के एनीमिया से बचने के लिए आयरन से युक्त स्वस्थ आहार का सेवन करें, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें क्योंकि इनके कारण आपके शरीर को आयरन का अवशोषण करने में परेशानी हो सकती है। और विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि वह आयरन का अवशोषण करने में मदद करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एनीमिया जो है इसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों एनीमिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आपको आपके चिकित्सक और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछेंगे, आपका शारीरिक टेस्ट करेंगे और आपको कुछ टेस्ट करवाने को कहेंगे जैसे कि पूर्ण रक्त गणना का टेस्ट या फिर कंप्लीट ब्लड टेस्ट आपके रक्त के नमूने में कोशिकाओं की संख्या को मापता है। एनीमिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आपके रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के स्तर देखेंगे यानी कि हेमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन के स्तर देखेंगे। हेमेटोक्रिट का जो स्तर है वो पुरुषों में 40 से 52% होते हैं और महिलाओं में 35 से 47% होता है।
पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। आपके लाल रक्त कोशिकाओं के रंग, आकार और आकृति जानने के लिए भी एक टेस्ट किया जाएगा और कभी कभी एनीमिया का निदान करने के लिए आपकी हड्डियों के मज्जा के नमूने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और यदि आपके एनीमिया का निदान हो जाए तो एनीमिया होने के कारण को जानने के लिए भी टेस्ट किए जा सकते हैं। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि एनीमिया जो है, इसका जो इलाज है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि आयरन की कमी के कारण हुए एनीमिया के इलाज की। तो एनीमिया के इस प्रकार का इलाज आप आयरन में युक्त आहार लेकर और अपनी आहार में कुछ बदलाव लाकर कर सकते हैं। यदि आयरन की कमी के कारण हुए एनीमिया मासिक धर्म की वजह से ना हुआ हो और इसका कारण कोई ब्लीडिंग हो तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। दूसरा है दोस्तों कि विटामिन की कमी के कारण अगर कोई एनीमिया हुआ है तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण हुए एनीमिया का इलाज आहार में बदलाव लाकर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड में युक्त आहार का सेवन करके किया जा सकता है। और यदि आपके पाचन तंत्र को विटामिन B12 का अवशोषण करने में समस्या होती हो तो आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन करवाने की आवश्यकता हो सकती है और आपकी स्थिति के अनुसार आपको इंजेक्शन 1 महीने या फिर जिंदगी भर भी करवाना पड़ सकता है। दोस्तों बात करें कि लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण अगर एनीमिया हुआ है तो इस प्रकार के एनीमिया का कोई उपचार नहीं होता है। डॉक्टर आपको चल रही बीमारी का उपचार करने की कोशिश करते रहेंगे। यदि आपको हो रहे लक्षण गंभीर हो जाए तो आपका रक्तदान किया जाएगा, यानी कि आपको खून चढ़ाया जाएगा या फिर आपको सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। और ये जो एरिथ्रोपोइटिन जो होता है प्रोटीन, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका उत्पादन आपके गुर्दों में होता है, तो इसके इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और आपको हो रहे लक्षणों का उपचार किया जा सके। दोस्तों बात करें कि एप्लास्टिक एनीमिया के इलाज की, तो एप्लास्टिक एनीमिया के उपचार के लिए रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए रक्तदान करने की आवश्यकता हो सकती है। और यदि आपकी हड्डियों के मज्जा में कोई समस्या हो जिस कारण वह स्वस्थ रक्त कोशिकाएं ना बना पा रहा हो तो आपको हड्डियों की मज्जा का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट करने की भी आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों बात करें कि हड्डियों की मज्जा से संबंधित एनीमिया है तो ऐसे एनीमिया के उपचार के लिए आपको दवाइयों, कीमोथेरेपी या फिर हड्डियों की मज्जा का ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता हो सकती है। और बात करें हेमोलाइटिक एनीमिया की, तो हेमोलाइटिक एनीमिया के उपचार के लिए जिन दवाओं के कारण हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जो दवाइयां आपकी लाल रक्त कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकती है उनका सेवन ना करें और हेमोलाइटिक एनीमिया से संबंधित इन्फेक्शन का इलाज करवाएं। साथ ही साथ आपको हुए एनीमिया की गंभीरता के अनुसार रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा फेरेसिस यानी कि ब्लड फिल्टर करने की एक प्रक्रिया होती है या फिर स्प्लीन का निष्कासन करना आवश्यक हो सकता है। और दोस्तों बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो इस प्रकार के एनीमिया के उपचार में ऑक्सीजन, दर्द निवारक दवाइयां, दर्द और जटिलताओं को कम करने के लिए मौखिक और नसों के माध्यम से दी जाने वाली दवाइयां की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर आपको रक्तदान, फॉलिक एसिड युक्त भोजन और एंटीबायोटिक लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ स्थितियों में हड्डियों की मज्जा का प्रत्यारोपण भी प्रभावी हो सकता है और कैंसर की कुछ दवाइयां सिकल सेल एनीमिया में उपयोगी हो सकती है। और दोस्तों बात करें थैलेसेमिया की, तो इस प्रकार के एनीमिया का उपचार रक्ताधार, फॉलिक एसिड में युक्त भोजन, दवाइयों और स्प्लीन के निष्कासन और हड्डियों की मज्जा के प्रत्यारोपण से किया जा सकता है। अगर आपको एनीमिया हो तो कृपया डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा ना लें और स्वयं इलाज कभी भी ना करें। दोस्तों हम जानेंगे कि खून की कमी से कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि एनीमिया का उपचार ना किया जाए तो कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे कि अत्यधिक थकान होना। यदि आपका एनीमिया गंभीर हो जाए तो आप दैनिक कार्य नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं होना। तो फोलेट की कमी के कारण हुए एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि शिशु का समय से पहले जन्म होना। साथ ही साथ हार्ट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो एनीमिया के कारण एरिथमिया हो सकता है, क्योंकि एनीमिया में हार्ट को शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए ज्यादा रक्त पंप करना पड़ सकता है और जिस कारण आपको दिल की विफलता हो सकती है या आपके हार्ट का जो आकार है वो बड़ा हो सकता है। और बात करें मृत्यु की, तो कुछ आनुवंशिक एनीमिया जैसे कि सिकल सेल एनीमिया गंभीर होते हैं और इनसे जानलेवा जटिलताएं हो सकती है। तो कम समय में रक्त की अत्यधिक कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। और अब दोस्तों हम जानेंगे कि खून की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो शरीर में खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं और एनीमिया होने पर थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है,
खून की कमी की वजह से ठंड ज़्यादा लगती है, चेहरा पीला पड़ने लगता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर के हिस्सों को अपना काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है। एनीमिया बहुत गंभीर हो जाए तो इसकी सबसे गंभीर जटिलताएं टिश्यू हाइपोक्सिया से उत्पन्न होती है, यानी कि कम ऑक्सीजन मिलने से उत्पन्न होती है, जैसे कि शॉक, लो बीपी या फिर कोरोनरी इनसफिशिएंसी और पल्मोनरी इनसफिशिएंसी भी हो सकती है। और जो पल्मोनरी इनसफिशिएंसी वो ऐसी स्थिति है जिसमें कि हार्ट के दाएं वेंट्रिकल और पल्मोनरी कोरोनरी के बीच का जो वाल्व है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, और कोरोनरी इनसफिशिएंसी में कोरोनरी आर्टरी में कम ब्लड पहुंचता है। तो ये कुछ समस्याएं टिश्यू हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यूज में कम ऑक्सीजन मिलने के कारण हो सकती है, और यह उन वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादा आम है जिन्हें पहले से ही कोई हार्ट या फिर लंग से जुड़ा रोग हो। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शरीर में खून की कमी हो तो क्या करें। तो एप्लास्टिक एनीमिया में दवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस स्थिति में मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। हेमोलाइटिक एनीमिया में ऐसी दवा खानी चाहिए जो मनुष्य के इम्यून सिस्टम पर नियंत्रण रखता है। दोनों ही परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। शरीर में खून की कमी की वजह से ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, और जब शरीर में आयरन की कमी हो तो उसके लिए आयरन युक्त दवा लेना चाहिए और अपने खाने में भी बदलाव लाना ज़रूरी है। सिकल सेल एनीमिया का इलाज पेन किलर, फॉलिक एसिड की दवा, एंटीबायोटिक्स या फिर ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए किया जाता है। हाइड्रोक्सी यूरिया युक्त दवा से भी इसका इलाज किया जाता है। थैलेसेमिया में इलाज की ज़रूरत तब तक नहीं होती जब तक कि मामला बेहद गंभीर ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।